नमस्कार सभी को। हम आज की क्लास में ऋग्वैदिक कालीन समाज की चर्चा करेंगे कि सामाजिक सामाजिक जो जीवन था, सामाजिक संरचना थी या ढांचा था वो कैसा था। और सबसे बड़ी बात ये है कि समाज की परिभाषा क्या है। मैं कई बार बच्चों से ये पूछता हूँ समाज क्या है, तो लोग कहते हैं कि अराउंडिंग पीपल, चारों तरफ जो पीपल हैं, लोग हैं, वही समाज है। नहीं, या ग्रुप ऑफ पीपल नॉट समाज। बट ये भी सोसाइटी नहीं है। सोशल साइंस पढ़े या सोसाइटी पढ़े तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि समाज क्या है। तो समाज मतलब, आपको मैं बता दूं समाज का मतलब क्या है। समाज का मतलब है जहां संबंध है ना, जहां संबंध है उसी को समाज कहते हैं। एक रिलेशन बिटवीन द पीपल इज कॉल्ड सोसाइटी। तो जैसे कि आपको मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो एक संबंध है। कैसा संबंध है कि गुरु और शिष्य का संबंध है। ये संबंध क्यों है और किस मानक पर है? ये संबंध इसलिए ताकि आप आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए, किसकी पूर्ति करने के लिए बच्चों? आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए। क्योंकि आपको पढ़ना है, मुझे पढ़ाना है, मैं अपनी आजीविका चला रहा हूँ और आप अपना कैरियर बना रहे हैं। तो बोले, तो संबंध आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए। और इस संबंध की के लिए हमने कुछ क्या बनाया? मानक। क्या बनाया? मानक। और ये मानक किसका निर्माण करते हैं? यही मानक समाज में आधार तैयार करते हैं कि समाज किस दिशा में जाएगा। जैसे कि इस क्लास में एक मानक है कि मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मेरे सामने बच्चे बैठे हुए हैं। अगर मैं इनको पढ़ा रहा हूँ, इन बच्चों को, तो बताइए कि ये बच्चे सब शांति से बैठे हुए हैं और शांति से मेरी बात को भी सुन रहे हैं। बोलो, ऐसा नहीं कि कोई अनुशासनहीनता का काम कर रहा हो कि सामने जो बच्चे बैठे हुए हैं कि भाई टेबल पर पैर रख लिए और या मैंने इधर पढ़ाना चालू किया तो उधर बातचीत करना, ये एक अनुशासन। तो समाज में जब भी हम संबंध बनाते हैं आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए, तो कुछ मानक निर्धारित कर लेते हैं कि ईमानदारी से जिंदगी जिएंगे, हम एक साथ मिलकर रहेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे, हम प्रेम के साथ, करुणा दया के साथ हम लोगों की भलाई करेंगे। बोलिए, हम कोशिश करेंगे कि मानव का कल्याण हो, मानव सेवा को बढ़ावा दिया जाए। हम सत्यनिष्ठा, सत्य, अहिंसा का पालन करेंगे, चोरी नहीं करेंगे हम। बोलो, एक दूसरे के प्रति घृणा का भाव नहीं रखेंगे। बोलिए, तो हमने कुछ मानक बना लिए और यही मानक समाज का निर्माण करते हैं। तो आइए चलते हैं हम ऋग्वैदिक कालीन समाज में वो कौन से मानक थे, वो कौन सी मान्यताएं थी जिसके कारण यह समाज समता मूलक ही नहीं बल्कि प्रगतिशील समाज था। इसलिए इस समाज को फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए दयानंद सरस्वती ने बार बार कहा, वेदों की ओर लौटो। कहा, आर्य समाज की स्थापना की, आर्य समाज की स्थापना की और आर्य सामाजिक संस्कृति को बढ़ावा देने का भी प्रयास किया। और आज भी हम भारतीय समाज में रहकर इस संस्कृति को फिर से अडेप्ट कर रहे हैं, फिर से पुनर्जीवित कर रहे हैं और हमारे पाठ्यक्रम में भी इसे सबसे ज्यादा शामिल करके प्रयास किया जा रहा है कि हम वो संस्कृति क्यों, ऐसा क्यों? तो ये जिज्ञासा का प्रश्न बना हुआ है कि ऐसा कैसा समाज प्रगतिशील और समतामूलक था जिसकी वर्तमान में हमें आवश्यकता है, जो वर्तमान में हमें क्या कर रहा है समाज, वो वैदिककालीन समाज प्रेरणा दे रहा है कि हमें फिर से उसको पुनर्जीवित करना है। तो आइए उन बिंदुओं को देखें कि जो आज हमें प्रेरणा देते हैं, वो उन बिंदुओं को देखें जो वैदिककालीन संस्कृति को उन्नत बनाते हैं, प्रगतिशील बनाते हैं। तो सबसे पहली बात कि उस समाज में परिवार, उस समाज में जो परिवार थे तो वो कैसे थे परिवार? एकल और संयुक्त। अधिकांशतः परिवार संयुक्त ही हुआ करते थे, परंतु कुछ परिवार एकल भी हो गए, अर्थात वो अपनी अपने उद्योग के लिए, अपने व्यापार के लिए कहीं ना कहीं अपने परिवार से दूर चले गए और आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। तो क्या क्या होता है कि वो परिवार से फिर अलग हो जाते हैं। परिवार से थोड़ा दूरी होने से या आर्थिक रूप से संपन्नता आने से वो परिवार से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। इसलिए धीरे धीरे संयुक्त परिवार किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? एकल। तो यहाँ दो ही प्रकार की परिवार मौजूद थे, एकल और संयुक्त परिवार, है ना। जिसमें परिवार मतलब जिसमें माता पिता हों, उनके बच्चे हों, दादा दादी हों। संयुक्त परिवार में धीरे धीरे उनके मौसा मौसी, उनके बुआ फूफा, मामा मामी सबको मिलकर, चाचा चाची, ताऊ ताई, इन सबको मिलाकर कैसा परिवार बनता है? संयुक्त परिवार। तो उस समय का समाज कैसा था? जिसमें परिवार था, परिवार से मिलकर समाज बनता है, पारिवारिक संबंधों से सामाजिक संबंध बनते हैं। तो परिवार संयुक्त और एकल थे। प्रवृत्ति कैसी थी समाज की? पितृसत्तात्मक। याद रखना, पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक दो प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं समाज की। पितृसत्तात्मक मतलब संपत्ति में खाद पुरुष का हो, हर एक राजनीतिक गतिविधि में, चाहे वो आर्थिक गतिविधि में, हर एक सांस्कृतिक गतिविधि में, धार्मिक गतिविधि में, सभी स्थानों पर अगर वर्चस्व पुरुष का है तो हम कहेंगे तो वह समाज कैसा है? पितृसत्तात्मक। और जहां समाज में महिलाओं का वर्चस्व हो हर एक क्षेत्र में तो हम कहेंगे मातृसत्तात्मक। और आपको देखा होगा आपने पिछली क्लास में हड़प्पा सभ्यता में ही मैंने पढ़ाया था कि उस जो हड़प्पाकालीन समाज था उसकी प्रवृत्ति कैसी थी? मातृसत्तात्मक। तो याद रखें कि देखिए हड़प्पाकालीन संस्कृति नगरीकृत थी, वो सब कितनी थी, तो वहाँ महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान था हर एक कार्य में।
यहाँ पर समाज कैसा है? पितृसत्तात्मक। परंतु पितृसत्तात्मक समाज होने के साथ साथ याद रखें, यहाँ स्त्रियों की भी स्थिति अच्छी थी। ऐसा नहीं कह सकते कि सर स्त्रियां बहुत खराब थी, स्त्रियों की स्थिति बहुत खराब थी, दयनीय थी, या स्त्रियों का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ उनके शोषण के लिए किया जाता था, अत्याचार नहीं। यहाँ पर यार कितनी बड़ी बात है कि स्त्रियां कैसी थी, लोपामुद्रा, विश्वासरा, विश्वारा, अपाला, घोषा जैसी विदुषी स्त्रियां थी, जो पढ़ती भी थी और साथ में वो युद्ध में पार्टिसिपेट करती थी, लीडरशिप करती थी, आगे पुरुषों का लीडरशिप करती थी, पुरुष पीछे रहते थे और महिलाएं जो थी वो आगे रहा करती थी। सोचने वाली बात है। तो क्यों ना कहें कि हम इतने ही अच्छे समाज में रहते थे और वो राजनीति में भाग लेती थी। उस समय सभा समिति, राजनीति की दो सबसे बड़ी समितियां संगठन हुआ करते थे, जो राजा को समय समय पर न्याय के लिए या युद्ध के लिए या किसी भी कार्य के लिए सलाह दिया करती थी, उसको सहयोग किया करती थी। और इतना ही नहीं, नृत्य हो चाहे संगीत हो चाहे शिक्षा हो, हर एक क्षेत्र में महिलाएं आगे रहती थी। सबसे बड़ी बात ये रही कि यहाँ विवाह के लिए भी महिला स्वतंत्र थी, विवाह के लिए भी महिला स्वतंत्र थी। और कैसी स्वतंत्र थी? एक शब्द आया है नियोग और एक शब्द आया अमाजु। अमाजु मतलब उसे नहीं करना विवाह, तो वो आजीवन कुंवारी भी रह सकती थी। और अगर वो कोई महिला विधवा हो जाती थी तो नियोग प्रथा मतलब फिर से पुनर्विवाह करने के लिए योग्य थी। और ज्यादातर एकल विवाह ही चलते थे, और एकल विवाह का ही मतलब बहुपत्नी विवाह का प्रचलन ज्यादा नहीं था, एक पत्नी विवाह का ही प्रचलन हुआ करता था। और पर्दा प्रथा नहीं थी, सबसे महत्वपूर्ण बात, बाल विवाह नहीं हुआ करते थे, और सबसे बड़ी बात शिशु हत्या नहीं हुआ करती थी। और आज आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से महिलाओं के प्रति लोगों के विचार हैं, घृणा है, या लोगों की मनोवृत्ति है कि महिलाएं कुछ नहीं कर सकती, उनमें दिमाग नहीं होता, और क्या क्या महिलाओं के प्रति लोगों की, और जितनी भी धार्मिक मान्यताएं बनी हुई है वो सब महिलाओं से बनी हुई है। मतलब वो क्रूरती कुप्रथाएं कह सकते हैं कि धार्मिक धर्म में भी आडंबर और कुप्रथाएं जब हुई, जैसे कि सती प्रथा की बात करें, बाल विवाह की बात करें, जो 18वीं सदी में हम देखते हैं राजा राम मोहन राय कैसे भारत से सती प्रथा को समाप्त करने के लिए 1829 में एक्ट बनवाते हैं अंग्रेजों के साथ मिलकर, और इसके पश्चात भारत में सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया जाता है। सती प्रथा कितनी क्रूर प्रथा थी कि एक महिला को जिंदा जला दिया जाता था। जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो मैं आपको सब बताऊंगा उसके पीछे सत्य क्या है, सती प्रथा के पीछे कि कोई लॉजिक ही नहीं है यार, मतलब कोई लॉजिक नहीं है, कोई तर्क नहीं है, कितनी कुप्रथाएं थी। और हमारा समाज कितना अच्छा था बताइए, कि आज वैदिक कालीन संस्कृति हमारी इतनी अच्छी थी, और आज बताओ शिशु हत्या होती है, भ्रूण हत्या होती है, मशीन से पता कर लिया जाता है कि गर्भ में लिंग का परीक्षण करा के कि स्त्री है पुरुष है, और भ्रूण हत्या कर दी जाती है। कितना यार, मतलब वो समाज कितने हो। तो आप अगर हम कहें ना कि हम मॉडर्न हो गए, तो क्यों क्या मॉडर्न हो गए बताइए मुझे, कि हमने लाइट पंखा एसी डीसी में रहना चालू कर दिया तो मॉडर्न हो गए? परंतु हम मॉडर्न होने के साथ साथ ये सब मॉडर्न का मतलब ये नहीं होता। मॉडर्न का मतलब होता है जहाँ मानव का कल्याण हो, जहाँ समता मूलक समाज हो, जहाँ संसाधनों का समान बंटना, जहाँ कोई गरीब ना हो, जहाँ सभी के तन पर कपड़ा हो, सभी को शिक्षा प्राप्त हो, सभी को स्वच्छता हो, पेयजल आवास की सुविधा प्राप्त, सभी को बिजली प्राप्त हो। मॉडर्न का मतलब ये नहीं है कि हम हिंसा पर उतर आए। मॉडर्न का मतलब ये नहीं कि हम आतंकवाद फैलाएं। मॉडर्न का मतलब ये नहीं कि हम घृणा करें। मॉडर्न का मतलब ये नहीं कि धर्म में कर्मकांड और आडंबर पैदा करें। मॉडर्न का मतलब नहीं है कि हम एक दूसरे का गला काटें। बोलो, मॉडर्न का ये मतलब नहीं है कि हम पाश्चात्य संस्कृति के अवगुणों को अपना ले। बोलो, जैसे कि आज समाज में दिखाई दे रहा है कि भाई निशाचरी प्रवृत्ति अपना रखी है और लोग आगे नशे में घूम रहे हैं। नशा करना है या अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो अपने कार्य का कीजिए। बोलिए, आज मैं इस पर ज्यादा मैं बोलना नहीं चाहता। सिर्फ आप चारों तरफ देख सकते हैं कि हमारे देश में जो संस्कृति आज एक ऐसी संस्कृति विकसित हो रही है जिसके कारण हमारी प्राचीन कालीन संस्कृति पर कुठाराघात हो रहा है। उसे रोकने की बहुत आवश्यकता है, और हमें प्राचीन कालीन संस्कृति सबको इतिहास पढ़ने की आवश्यकता है। मैं तो कह रहा हूँ, तो समझ में तो आए कि अगर भाई कोई अगर वट सावित्री वृक्ष की पूजा कर रहा है, पीपल की, तो लोग कुछ लोग ऐसे कुछ हंसी उड़ाते हैं, अरे देखो, अरे भैया ये हमारी संस्कृति पहचान का आधार है, खो जाएगी। लोगों को समझना चाहिए। पूर्व पश्चिम मूवी देखिए, प्राचीन काल में जो हमारे ज्ञान और संस्कृति से आधारित कुछ फिल्में बनी हुई उनको देखिए, है ना। और आज चीजों को सुधारने की आवश्यकता है ताकि हम अपनी पहचान ना खोएं। और ये संस्कृति हमें देखिए पर्दा प्रथा नहीं थी, और पर्दा प्रथा देखिए आज कई समाज में आज भी पर्दा प्रथा, इतनी इतनी महिलाएं पर, पता है ये जो महिला पर्दा कर ली, इतनी पर्दा कर ली, पता है ये उसकी तो स्वतंत्रता का हनन ही हो गया। वो खुद ही निर्णय नहीं ले पा रही, दूसरा उसकी चीजें में निर्णय ले पा रहा है, तो बताइए कैसे। और बताइए देश में जब 50% महिलाएं हैं, जनसंख्या का 50%, अगर वो पीछे पिछड़ गई तो बताइए देश की उन्नति कैसे संभव हो पाएगी? बोलिए। कल 31 को अहिल्याबाई जी की जयंती बनाई गई 300वीं। बोलिए उन्होंने क्या नहीं किया, उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। उनके द्वारा निर्मित किए गए आदर्शों को फिर से पुनर्जीवित करना चाहिए और समाज के सामने प्रस्तुत करना चाहिए, और समाज को भी सीखना चाहिए
कि हमारे देश में जो प्राचीन कालीन संस्कृति थी, जो महिलाएं थी, उन्होंने देश की उन्नति के लिए, देश की सुरक्षा के लिए अपना त्याग बलिदान क्या नहीं किया। और आज हम महिलाओं के प्रति हिंसा करते हैं, महिलाओं के साथ गलत व्यवहार करते हैं, या भ्रूण हत्या करते हैं, या शिशु हत्या करते हैं। आज देखिए हम किस दुनिया में जी रहे हैं। क्या आज आप कह रहे हैं कि देखो हमने कितनी बड़ी गाड़ी ले ली है, हमने, परंतु घर में अगर महिला का ही सम्मान नहीं, बोलिए। हम नवरात्रि में खूब महिला को देवी के रूप में पूजा जाता है, और बताइए घर में आकर या कहीं किसी बाहर किसी प्लेस पर महिला के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया जाता है। तो ये दोहरा चरित्र क्यों हमारा? ये हमें यहाँ से, इस वैदिक कालीन समाज से सीख लेना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ कि आपको इतिहास हर एक कदम पर एक मैसेज देगा, और इस मैसेज से हमें सीख लेना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि हमें इस संस्कृति से कुछ सीख लेकर हमारी पहचान को बचाना होगा। हमारी जो मूल्य हैं, सांस्कृतिक मूल्य हैं, जो संस्कार हैं, उनको बचाना होगा, ताकि ये सब संस्कृति क्या कर रही है, समाज को प्रगतिशील बना रही है। वैदिक संस्कृति समाज को उन्नत बना रही है, समाज को एकजुट बना रही है, अखंड भारत के निर्माण की आधारशिला रख रही है। क्योंकि परिवार अगर एकजुट है तो परिवार समाज एकजुट होगा, और समाज एकजुट है तो देश एकजुट होगा। अगर समाज टूट गया, परिवार टूट गया, तो बताइए बचेगा क्या? अलगाव के अलावा कुछ नहीं बचेगा, विखंडन के अलावा कुछ नहीं बचेगा। तो विखंडन, अलगाव को समाप्त करने के लिए हमें एक ऐसे समाज के निर्माण करना पड़ेगा जो मूल्यों पर आधारित हो, जो अच्छाई पर आधारित, सद्गुणों पर आधारित हो। तो आइए चलते हैं हम यहाँ। अमाजु जीवन भर विवाह नहीं करती, दास प्रथा थी यहाँ, मतलब कि जो युद्ध में बंदी बना लिए जाते तो उनको, महिलाओं को दास या पुरुषों को भी दास बना लिया जाता था, परंतु उनकी स्थिति अच्छी थी, उनसे सिर्फ घरेलू कार्य कराए जाते थे। अर्थात उस समय आर्थिक गतिविधियां विकसित भी नहीं थी, तो उनसे ऐसा कृषि कार्य नहीं कराया जाता था, बाहर के कोई कार्य नहीं कराया जाता, सिर्फ और सिर्फ घरेलू कार्यों के स्तर पर ही दासों का इस्तेमाल किया जाता था। सामाजिक विभाजन तो मौजूद था, वर्ण व्यवस्था थी। मैं वर्ण व्यवस्था पर अलग से एक लेक्चर बनाऊंगा, है ना, वो आपको अलग से मैं समझाऊंगा अगली क्लास में कि वर्ण व्यवस्था का क्या मतलब है, वर्ण व्यवस्था का अर्थ क्या है। क्योंकि कई लोग वर्ण व्यवस्था को जाति व्यवस्था मान लेते हैं, जो कि गलत है ना। तो वर्ण व्यवस्था थी जहाँ 4 वर्ण देखने को मिलते हैं। हम ऋग्वेद के 10वें मंडल पर चर्चा करेंगे, पुरुष सूक्त, जिसमें वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। और चारों वर्णों को स्वतंत्रता थी। ऐसा नहीं कि कोई अगर वैश्य है, कोई अगर क्षत्रिय है, कोई अगर ब्राह्मण है या शूद्र है, तो वो अपने ही काम करेगा, जहां जन्म ली, नहीं, वो कुछ भी कर सकता अपनी योग्यता के अनुसार। तो इस प्रकार से जाति व्यवस्था तो थी नहीं, और मैं अभी जाति व्यवस्था पर भी चर्चा करूंगा। और अस्पृश्यता भी नहीं थी, और ना ही धनी निर्धनता। कितना सुंदर समाज था, समतामूलक, कि स्त्रियों की भी स्थिति अच्छी है, और समाज में भी जातिगत भेदभाव नहीं है, और किसी प्रकार का धनी निर्धन का भी कोई भी अब वो अवधारणा नहीं है, कोई भी अवगुण नहीं है। तो सोचो यहाँ शिक्षा कैसे दी जाती थी, आश्रम में जाया करते थे। आश्रम पर भी हम चर्चा करेंगे कि कितने आश्रम थे, कितने पुरुषार्थ थे, और वर्ण व्यवस्था क्या थी। इस पर मैं एक सिंगल वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, है ना। तो मौखिक शिक्षा दी जाती थी, खान पान के साथ सोमरस का पान किया जाता था, और शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजनों का इस्तेमाल किया जाता। मनोरंजन के लिए पासा और घुड़दौड़ का इस्तेमाल करते थे, मतलब दोनों ही वो, और भी वो पासा के अलावा, घुड़दौड़ के अलावा और भी नृत्य संगीत है जिसका इस्तेमाल वो अपने मनोरंजन के लिए करते थे। तो आज आपने देखा। और वस्त्र अगर देखें, वस्त्र की बात करें तो नीवी, नीवी मतलब शरीर के नीचे पहने जाना बस वस्त्र नीवी, शरीर के मध्य भाग में पहने जाने वाला वस्त्र बास, और शरीर के ऊपर जो ओढ़नी होती थी या ऊपर पहने जाने वाला अधिवास कहलाता था। तो ये वस्त्र देख लिया, शिक्षा देख ली, खान पान, मनोरंजन, स्त्रियों की स्थिति देख ली आपने, दासों की स्थिति देख ली, और समाज में विभाजन भी देख लिया, और साथ में समाज की प्रवृत्ति देख ली, समाज में परिवार की स्थिति देख ली। इन सब पर हमने चर्चा कर ली, और यही बिंदु आपको मुख्य परीक्षा में लिखकर भी आनी है। और सीधी बात कहें तो एक लाइन में कहें, समाज समतामूलक समाज था। समाज में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था, चाहे वो जातिगत हो, चाहे वो स्त्रीगत हो, चाहे वो धनी निर्धन को, संपत्ति को लेकर हो। तो इस प्रकार आज की क्लास हमारी यहीं संपन्न होती है। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।